स्ट्रक्चर, इनके फार्मूला मैं बताता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और इसको मेमोराइज़ कैसे करें इसकी बात करेंगे, याद कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे पहला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो, या देखो E/m नीचे है ऊपर चला जाएगा, यानी मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये याद रख लो। मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जनरली 1U लिखते हैं, उसी को 1 AMU बराबर इतना होता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे चलो, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो साला ऐसे लिखता है ना कि अल्फ़ा पार्टिकल, साला अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब ही पता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो देखो जब हीलियम कितना है एटॉमिक नंबर 2, इसका मास नंबर कितना है 4। जब डबली आयनाइज्ड हीलियम, यानी हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 कैसे हो गया, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के 4, ये एटॉमिक मास नंबर है, ये ए है और ये जेड है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल दोगे, यानी कि हीलियम प्लस टू को ही अल्फ़ा पार्टिकल कहते हो। हीलियम प्लस 2 इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, आज से याद रखना। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, आर इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। ए मतलब मास नंबर, ये कौन सा है, ये मास नंबर है +2, सॉरी ये +2 मास नंबर नहीं, +2 तो चार्ज है ये। अच्छा, इसका मास अब कितना बच गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप हटा दिए तो मास कितना लोगे, तो मास अभी भी 4 ही लोगे। क्यों, क्योंकि मास नंबर ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपने क्या प्रोटॉन निकाला, नहीं इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो काउंट नहीं करते। जनरली इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, बोलते हो मास नंबर, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर ए नहीं हो पाता है, तो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हो, उसी को ए कहते हो, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलो। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा, एक आएगा आइसोटॉप, एक हो जाएगा आइसो बार, एक होगा आइसोटोन, ठीक है। देखो सबके सेकंड, पीछे से सेकंड लेटर, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। आइसोटोप पूछा है ना, तो पी सेम, ठीक। आइसो बार पूछा है ना, तो ए सेम, ये ट्रिक है। आइसोटोन पूछा है ना, तो एन सेम, एन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन सेम। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन ये सब पूछे तो आप कर लेना। अब आगे चलो, देखो मैं कैसे करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है कि आप उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो। देखो मैंने एक एक का इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रखा है, तो मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ इलस्ट्रेशन, कोई ये सब फार्मूला नहीं पढ़ा, सिर्फ डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देखो मैंने खुद सॉल्व कर रखा है, हो गया काम इसी में। सारा इलस्ट्रेशन देख देख के करो, आपको पता पड़ जाएगा। देखो ये इस चीज़ को पढ़ने लग जाओगे तो अभी साला समझ में भी नहीं आता है, तो वैसे भी ऐसे याद कर लो, MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। MVR इज इक्वल टू NH/2π। चलो आगे चलो। अच्छा, अब आता है हमारा फार्मूला का क्षेत्र। फार्मूला का क्षेत्र में आपको R याद करना पड़ेगा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि साला n² ऊपर नीचे Z², तो बड़ा तमीज़ से मैंने इसको याद करने के लिए लॉजिक बनाया है। क्या है, देखो रेडियस निकालना है, तो RA रेडियस। देखो फार्मूला में इस पार्ट को छोड़ करके मैं इस पे ज़रा ध्यान दिया हूँ, आप देख पा रहे हो। तो देखो RA हो गया रेडियस, n² ऊपर है तो 2 बार n लिखो, Z नीचे है तो Z लिखो, तो इसको पढ़ो रंस,
RANNZ रन्स, तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और z नीचे होगा। इससे आपका सवाल बड़ा धकाधक बनेगा। अब देखो 0.259 है, तो एक काम करो ना, जीरो, जब कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट करना है तो 0.53 ले लो ऑलवेज, या 0.5 भी ले लोगे ना तो साला कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलो, देख देख करके सवाल सॉल्व कर लो। उसके बाद जो है ना, इनर्जी का फॉर्मूला आता है। इनर्जी बराबर होता है -13.6 इंटू Z²/n²। ये साला बात बहुत तब पते की है। और कौन वाला फार्मूला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये है जूल पर एटम, है ना। तो आप इसको याद करोगे, फिर इसको याद करोगे, तो एक काम करो, आप सिर्फ इसको याद करो और इसको इसमें कन्वर्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। चलो देखो, E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², और ये पता है टोटल एनर्जी होता है, याद रखना। ये एक बार सवाल पूछा था, ये टोटल एनर्जी किसी भी शेल पे, अगर इलेक्ट्रॉन, ये एटम है, ये एटम है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर पड़ा है, इसके यहाँ पर अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, तो En लिखता हूँ, यानी nth शेल पे, तो nth इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी -13.6 Z²/n²। चलो, तो याद कैसे रखोगे? बकवास तो कर दिए, तो याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए यहाँ पर मेरे पास ट्रिक है, इंजन, ENZZNN, ENZZNN, ENZNN, इंजन, इंजन, Z, देखो इंजन, ठीक, जैसे भी याद कर लो यार। EN एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, ZZ मतलब ऊपर Z², नीचे में n², देखो, तो इंजन याद करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना फार्मूला से हम आपको सवाल दिखाएंगे, किस में? फिज़िक्स में। फिज़िक्स में सवाल 2000, यार डेट भूल जाता हूँ, 2012 मेंस में, आई थिंक 2012 मेंस या 14 मेंस में है, 14 में आया था। क्या आया था भैया? तो उसने क्या पूछा था कि किसी भी ऑर्बिट में एक पार्टिकल घूम रहा है, उसको जो है ना nth ऑर्बिटल में घूम रहा है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ पर ऑर्बिटल में ये सैटेलाइट घूम रहा था, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा? इस टाइप का सवाल था, जिसका आंसर जो है ना -1/2 G/R×1/, कैसे कैसे था फार्मूला, आपको याद होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक लाइन में यहाँ से आंसर आएगा। क्या आएगा? तो याद करो, केंट, केंट का आरो होता है, तो KENT, तो बराबर कर दो KE से काइनेटिक एनर्जी बराबर N से निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो आप जो यहाँ पर एक ऑर्बिटल था, यहाँ पे उस सैटेलाइट का, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो लाओगे, तो यहाँ का टोटल एनर्जी, यहाँ का टोटल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस ही तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, केंट देख लिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या अगर पहले से याद हो कितनी, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब देखो आधा पेट, मैंने आधा पेट क्यों लिखा है? तो हाफ PE इज इक्वल टू TE, आधा PT या आधा पेट कर लो, ठीक है। तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी, आधा पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, आधा पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या? 2TE हो गया क्या? तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो टोटल एनर्जी का दोगुना होगा, ठीक है। तो इससे रिलेशन को आपको याद रखना ही होगा, याद रखना ही होगा, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर अच्छा, ये वाला फार्मूला को हम आगे बताएंगे, इसको अभी होल्ड करो, ठीक है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। चलो, एक फार्मूला, दो फार्मूला निकल गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? केंट बना,
कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दूसरा आधा पेट यानी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। और बेटा ये 2018 में सवाल पूछा था, एकदम खटाखट होगा इससे, ठीक है। चलो देखो, अब वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी निकालने में भार पड़ता है यानी वजन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एन। देखो इसमें जेड फिर बाद में एन, वजन यानी कि जेड पहले आएगा ऊपर में, एन आ जाएगा नीचे में, ठीक है। 2.18 यानी 2.2 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, वजन निकालोगे। अब यहाँ से खटाखट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें से 2012 मेंस में एक सवाल है। क्या सवाल है? कह रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें इंफ्रारेड रे निकलेगा। 2012 एकदम पक्की बात है, 2012 मेंस, 2012 मेंस आई थिंक शुरू में ही फिजिक्स में ही सवाल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रे निकलेगा। तो देखो ये हम याद किए थे, लाल बाल पाल का बीपी हाई, याद करो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लो। लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, 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 लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फंड हम्फ्री। 100 बार बोलो, या तो लाल बाल पाल को भी 100 बार बोल लो, आपका काम बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सवाल आया हुआ है। अब सवाल में देखो कैसे होगा। देखो ये जो लाइमन है ना, लाइमन को लव करो, LUV, यानी लाइमन सीरीज UV रेज अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। फिर उसके बाद देखो बामर जो है ना, बानर को दिखता है यानी विजिबल रीजन में होता है। या बलवीर से याद करोगे, बलवीर यानी बामर सीरीज को क्या दिखेगा, BAL, बाल्मर है ये, तो बामर सीरीज को क्या दिखेगा, विजिबल। उसके बाद जितना भी है ना सब साला इंफ्रारेड होगा। तो इंफ्रारेड रीजन आने के लिए कम से कम कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा, तो ये 3 नंबर का है, 3 से 2 में भी आएगा तो भी इंफ्रारेड, 4 से 2 में आएगा तो भी इंफ्रारेड, या इन्फिनिटी से 3 पे आएगा तो 2 पे आएगा तो भी इंफ्रारेड, सॉरी 3 पे आएगा, ये वाला रीजन है ना, ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी। देखो ये वाला पे आना है, तो कहाँ से कहाँ तक आना है, ये वाला लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे जितना भी है सब देखो हम ये पार्सन कौन वाला है, ये वाला सीरीज पार्सन है। ये वाला कौन सा है, ब्रैकेट है। ये वाला कौन सा है, हम्फ्री है। ये वाला कौन सा है, फंड है, सॉरी ये फंड है, ये हम्फ्री है। तो ये लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 2 से लेकर 1 तक। ये कौन, मेरा काम नहीं है समझाना, यह मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। देखो फिर भी 2 से अगर कोई 1 पे जंप करेगा तो सीरीज़ कौन सी होगी, लाइमन। इन्फिनिटी से जंप करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा, लाइमन सीरीज़ में आएगा। किस पे आना पड़ेगा, 2 पे, 1 पे। अब देखो ट्रांजिशन कभी बोल देगा कि 2 से 3 से हो रहा है, लाइमन सीरीज़ में 3 से हो रहा है 2 पर, तो इसका एनर्जी निकालिए। ये फर्स्ट लाइन बोला जाता है, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और अप टू इन्फिनिटी, ये 6th लाइन होगा या 7th लाइन, ठीक है। तो 7 लाइन खींच दिया। हर लाइन की अपनी एक एनर्जी होती है। अब दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, जो मैंने फार्मूला बोला था कि रुको अभी दिखाता हूँ, तो देखो पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक फार्मूला। मान लो कि इस लाइन के लिए, ये वाला पहला लाइन के लिए एनर्जी लेवल कितना होगा, -13.6 इंजन, तो Z² एन स्क्वायर का वैल्यू 1, Z का वैल्यू 1, क्योंकि हाइड्रोजन है, तो -13.6 यहाँ होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, तो -13.6 इंटू Z/n² यानी कि 4 से डिवाइड मारोगे तो आ जाएगा आंसर। तो अब देखो दोनों का डिफरेंस अगर हर बार निकालना हो तो आप एक काम करना कि माथा फोड़ी मत कर लेना। देखो अगर ये E1 है, अगर ये E1 और ये E2 है, तो चेंज कितना का आएगा, तो डेल्टा E कितना आ जाएगा, E2 माइनस E1। अच्छा E2 कितना है, तो -13.6
Z1 है अगर हाइड्रोजन है तो 4 माइनस माइनस मतलब E2 माइनस E1, तो माइनस पहले का और इसके फॉर्मूले में ही माइनस है तो एक और माइनस होगा 13.6/1 क्योंकि जेड का वैल्यू 1 है। अब देखो दोनों को माइनस करो तो ये कितना 4 3 12, देखो कितना आएगा 3.34 या 3.4 आएगा। ये साला थोड़ा पॉइंट का उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो 4 3 12, 4 चौके 16, 3.4 है, उल्टा लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस तो 13.6। तो दोनों का डिफरेंस देखो तो करीब करीब 10 के आसपास आ गया क्या, 10.2 ये लिखा हुआ है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, एनर्जी का डिफरेंस। तो आप एनर्जी का डिफरेंस याद कर लो, कितना का याद करोगे, पागल हो जाओगे। तो करके देख लिया करो आसानी से। तो उसी फार्मूले को वो ससुरा यहाँ पर लिख के दिया है, तो फार्मूला को याद करो या फिर लॉजिक से कर लो। कहाँ था ये यहाँ पर, ये वाला, ये जो फार्मूला आपको होल्ड करने बोले थे ये वही है। अबे तो याद क्यों कर रहे हो, सीधा बात वैल्यू डालो, जेड का वैल्यू डालो स्क्वायर, क्योंकि इंजन से याद करोगे ENZZNN तो आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। फिर उसके बाद चलो आगे चलो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना कि मान लो एक ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ पर, एक भी क्वेश्चन यहाँ देख लो। ये कह रहा है कि अगर 7 से 1 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 to 1, अगर 7 से 1 पर आएगा तो टोटल कितना लाइन होगा। ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल होता था, ऑर्बिटल था रे साला, वो SPDF। ये ऑर्बिट का मतलब शेल ही होता है। ये फिजिक्स वाला साला ऑर्बिट बोलता है क्योंकि जो सैटेलाइट घूमता है वो ऑर्बिट पे घूमता है, वही वाला है। इलेक्ट्रॉन भी घूमता है ऑर्बिट पे घूमता है, यानी शेल पे घूमता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल की बात नहीं करता है, केमिस्ट्री करता है, ठीक है। लंबी हो रही है वीडियो। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मान लो, अभी देखो कैसे बताता हूँ, ये वाला सवाल भी बताएंगे कैसे कर रहा है, ठीक है। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है 1 + 2 + n इंटू, देखो इसका फार्मूला क्या बना है, तो इसको फार्मूला को थोड़ा सा याद करोगे तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है, अगर ये वाला करोगे तो इसका क्या फार्मूला होगा कि अगर n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। अच्छा इसको कैसे लगाओगे, या तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसका एग्जांपल देखो कि अगर 7 से तुम 1 पे आ रहे हो, ये कह रहा है, तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन का मतलब, सवाल तो साला बढ़िया है कि देखो 7 पे है और 1 पर आना है, 7 पर से 1 पर आना है। तो देखो कैसे किया, अगर n2 - n1 तो 7 से 1 पे जाओगे तो 6 लाइन बनेगा। देख लो, सॉरी देखो यहाँ पर 7 से 1 पर जाओगे तो इस सीरीज में कितना लाइन, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। देखो यही तो कर रहा हो। तो स्पेक्ट्रल लाइन, अब अगर मान लो कि n2 - 2, 7 पे नहीं, अब देखो 7 से पहले 1 पे गया तो कितना आया, 6 आया। फिर 7 से तुम कितना पर आ रहे हो, 2 पे आ रहे हो, तो इस बार कितना हो गया, 2 2 4 1 5। इस बार कितना आए हुए, 4 आओगे। इस बार कितना हो गए, 3 आओगे। इस बार 2, इस बार 1। तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21 लाइन होना चाहिए 7 से 1 पर आने के लिए, टोटल 21। तो फार्मूला लगाओ, इतना माथा पीछी नहीं होगा। कितना है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। तो n2 कितना है 7, माइनस n1 कितना है 1, इंटू n2 कितना है 7, माइनस n1 कितना है 1 + 1/2। चलो 7 में 1 गया 6, इंटू 7 में 1 गया 6 + 7, 1 है यहाँ 7/2, 7 6 42, 42/2 कितना हो गया
एक ही सा गया क्या? तो यही था n2 माइनस एन वन बाई n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस 1/2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता देता है। बहुत बढ़िया फार्मूला है, इससे सवाल नीट में आ चुका है। ठीक है, इससे 3-4 सवाल बना हो जाएगा। ये है आपको बताना था। लाइमन सीरीज़ लव यूवी रेस, बामर सीरीज़ बानर को दिखता है। उसके बाद जितना भी आएगा सब इंफ्रारेड। चलो, एक रिडवर्क फार्मूला से आपको नीट में फिजिक्स में सवाल मिला था। ये आई थिंक 2015 का है, क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स में है। री IPMT 2015 क्वेश्चन नंबर 1। साला मैं प्रूफ देने के लिए मैंने क्वेश्चन ही यहाँ लिख दिया है। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमडा इन द लाइमन। तो लेमडा लाइमन वो भी कौन सा लॉन्गेस्ट? अच्छा, लॉन्गेस्ट का मतलब पहले समझो। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसका वेवलेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस इसमें आएगा, तो इसका लेमडा कम। इस वाले लाइन का लेमडा कम, लेकिन इसका एनर्जी गैप सबसे कम, तो इसका लेमडा सबसे ज़्यादा। तो लेमडा लाइमन का मैक्सिमम लेमडा पूछ रहा है, तो लाइमन L लिख दिया और वो भी मैक्स। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो n2 माइनस n1 कहाँ से कहाँ? तो 2 माइनस 2 से लेकर के यहाँ तक आएगा। माइनस नहीं है, मतलब n2 से n1 आएगा और n2 का वैल्यू 2 और n1 का वैल्यू 1। ठीक है, अब अगला लाइन देखो, ये फिजिक्स में पूछा था। ठीक, लगेगा कैसे वो बता रहा हूँ। फिर कहता है अब सीरीज टू द लॉन्गेस्ट लेमडा यानी वेवलेंथ इन द बामर सीरीज़। फिर वो अगला कह रहा है कि बामर सीरीज़ का लेमडा लो, और वो भी मैक्सिमम। तो लाइमन के बाद बामर, बामर कहाँ से चालू होगा? तो बामर जो है ना साला दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर ये वाला अगर 7 से ये इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, कह नहीं सकते कि 7 से, तो ये वाला सबसे ज़्यादा दूर से आएगा, तो एनर्जी सबसे डिफरेंस ज़्यादा, तो एनर्जी डिफरेंस तो लेमडा कम। लेकिन वो तो यहाँ वाला पूछ रहा है, मतलब एनर्जी कम तो लेमडा ज़्यादा, तो ये वाला पूछ रहा है। इस बार ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ? तो 3 से लेकर के 2 तक ट्रांजिशन। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूला में। देखो ये रिडवर्क फार्मूला होता है, कैसे लगाना है? तो बोलता है 1/, लेमडा, याद करो। देखो 1/, लेमडा इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1² n1² माइनस 1/n2²। तो पहला बार के लिए लेमडा मैक्स पूछ रहा है, तो RZ तो एज इट इज़ रहने दो। उसके बाद 1/n1²। 1/n1 कितना लिए थे तुम? n1 हमारा कौन कितना था देख लो, क्योंकि n2 से n1 का हम डिफरेंस देखे थे। कहाँ? n1 लाइमन के लिए ये वाला, तो 2 से 1 आएगा, यानी कि n1 हो जाएगा तुम्हारा कौन? ये 1 और ये कितना 2। तो आप देखो मैं आगे करता हूँ फॉर्मूला में, एक सॉल्यूशन बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो कितना हुआ, 1/, लेमडा इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1, मतलब कितना? n1 हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर माइनस 1, n2 कितना हो गया? n2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से बामर के लिए लगाओगे, तो 1/ लेमडा बामर मैक्स, वो भी बामर के लिए लगाओगे तो सेम RZ² इंटू 1/n1 की जगह कितना रखोगे? तो तुम n1 की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह पे कितना? 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो लेमडा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, लेमडा बामर मैक्स बटे लेमडा लाइमन मैक्स, RZ² से RZ² चटक जाएगा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देख लेना। अब लेकिन मेरा वो सवाल कहना नहीं था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और कतई याद होना चाहिए। 1/, लेमडा RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब मेरा ये कहना है कि 1/, लेमडा निकाल रहे हो, कभी भी लेमडा बराबर RZ² नहीं लिख देना ना, तो साला दांत तोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करना? 1/, लेमडा 1/, लेमडा इज इक्वल टू RZ²। लेकिन R का वैल्यू याद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। तो R का वैल्यू याद करने के लिए देख लो एक तरीका है कि 1/R का वैल्यू, कोशिश करो कि 1/, लेमडा कैलकुलेट कर रहे हो तो R ऊपर आ रहा है, करते जाओ। आखिरी टाइम पे 1/, लेमडा की जगह लेमडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा।
और जेड स्क्वायर होगा नीचे, तो 1/r का वैल्यू जो है ये आसान है, 912 एंगस्ट्रॉम आता है। अब साला कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइनल फार्मूला, 1/λ इजिकल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करो, आपको काम मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये वाला याद करो, ये वाला जो है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो फार्मूला आप फिजिक्स में पढ़ते हो पार्टिकल फिजिक्स के लिए, वही फार्मूला यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो इसको याद कर लेने में एक तो फ़ायदा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ होगा और उसको वी पोटेंशियल से पास करा रहे हो, तो उसके लिए लैम्डा का डायरेक्ट वैल्यू याद करो। लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, 12 लिखोगे बाय रूट वी, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना। तो 12 वोल्ट लोगे, 12 बाय रूट वी, देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा रूट वी इज इक्वल टू 12 क्लास में एंगस्ट्रॉम। तो देखो हम लोग को पढ़ाया था एल आर भी पढ़ाया था, यानी लैम्डा रूट वी इज इक्वल टू 12 एंगस्ट्रॉम। 12th में एल आर भी पढ़ाया था, तो 12 एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर। एल आर बी यानी लैम्डा रूट वेलोसिटी, लैम्डा रूट वी से पोटेंशियल है बेटा, वेलोसिटी नहीं है। वी बराबर पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। लैम्डा आर रूट वी इज इक्वल टू 12 एंगस्ट्रॉम। ये एक याद करोगे और इससे रिलेटेड सवाल बनाओगे, अपने खटाखट निकल जाएगा, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको लगाने आता होगा, हम इस पे ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये आपको 2-4 क्वांटाइजेशन नंबर, SPTF, इससे ना आप रिलेटेड सिर्फ सवाल इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, पुराना सब याद हो जाता है जितना, क्योंकि पढ़ रखे हो कभी ना कभी। चलो धन्यवाद, 26 मिनट का हो गया, आप इसको फास्ट देख लेना।